नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यहां बीते 24 घंटे में 2909 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 62,000 से ज्यादा हो गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 3,589 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं, लेकिन हालात की गंभीरता से इनकार नहीं किया जा सकता। इन आंकड़ों में मरीजों की दुर्दशा की कहानी भी छिपी है। पिछले दिनों कोर्ट ने कहा था कि कोरोना संबंधित गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है और न ही अस्पताल शवों की देखरेख पर ध्यान दे रही हैं। टेस्टिंग के दाम में भी असमानता है। वहीं हालात को संभालने के लिए केजरीवाल सरकार ने नर्म रवैया अख्तियार करते हुए केंद्र से लगातार बैठक कर रहे हैं। शाह केजरीवाल की बैठक के जरिए दिल्ली के हालात को संभालने के लिए कई नए गाइडलाइन भी बनाए हुए हैं और ऐसे में आपको बता दें कि अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस समय दिल्ली के कोविड अस्पतालों के अंदर बेड्स की कुल संख्या 13,183 है, जो कि कम पड़ सकती है और ऐसे में सरकार होटलों, शादी घरों में भी मरीजों की व्यवस्था कर रही है। टेस्टिंग को भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वहीं बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के साथ ही दिल्ली में कोरोना कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़कर अब 262 हो गई है। सियासत और आपसी समन्वय के बीच कहीं ना कहीं मरीजों पर यह भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अदालत कई बार मामले में हस्तक्षेप कर चुका है और हालात को सुधारने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। आज हम दिल्ली में कोरोना के पैदा हुए हालात की समीक्षा करेंगे और कोर्ट की भूमिका की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ते जा रहा है। ऐसे में कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में बेडों की बड़ी संख्या में आवश्यकता है। अस्पतालों में बेडों की संख्या को लेकर 20 मई को दायर की गई PIL से दिल्ली सरकार के पास बेडों की असली आंकड़ा सामने आया तो सियासत भी तेज हुई है। दिल्ली सरकार के मुताबिक फिलहाल 6,200 बेड भरे हुए हैं। पिछले 10 दिन में 23,000 के करीब कोरोना मरीज सामने आए, लेकिन अस्पतालों में सिर्फ 900 मरीज ही आए। 23,000 नए मरीजों में से केवल 900 बेड्स की जरूरत पड़ी, एक्स्ट्रा बेड्स की जरूरत पड़ी। जितने लोग अस्पताल में एडमिशन ले रहे हैं उतने ही लोग लगभग ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में अब सीरियस कोरोना मरीज काफी कम है और बिना लक्षण वाले मरीज ज्यादा हैं। ऐसे मरीज घर पर रहकर ही ठीक हो रहे हैं। इतने नए केस आ रहे हैं, इनमें सीरियस केस बहुत कम है। माइल्ड केस और एसिम्टोमेटिक केस ज्यादा हैं जिनका हम घर पे इलाज कर रहे हैं। सीरियस केस बहुत कम है जिनको अस्पतालों की जरूरत पड़ रही है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया, जिसमें किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं उसका रियल टाइम डेटा मिलता है, लेकिन माना जा रहा है कि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। निजी अस्पताल अभी भी दाखिला देने से इनकार कर रहे हैं। वहीं टेस्टिंग के दाम को लेकर भी काफी असमानता है। टेस्ट कम हो रहे हैं और दाम भी ज्यादा है, जिससे सही करने के लिए कोर्ट ने आदेश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विज्ञापनों में दावा किया है कि कोविड-19 के मरीजों के लिए 30,000 बेडों की व्यवस्था कर ली गई है। वहीं कुछ दिनों पहले क्वारंटीन के मामले पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने भी हुए थे, जिसको बेडों की कमी से जोड़कर देखा जा रहा था। कोरोना के खिलाफ जंग का मामला अदालत भी पहुंचा। कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को त्वरित जांच यानी रैपिड एक्शन टेस्ट या फिर RAT की संख्या बढ़ाने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों में कोरोना टेस्ट की फीस अलग अलग है। कोर्ट ने कहा कि यह फीस सभी राज्यों में एक जैसी होनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोविड-19 टेस्ट किट तत्काल सबसे कम संभावित कीमतों पर उपलब्ध कराई जाए, ताकि वायरस को नियंत्रित किया जा सके। दिल्ली सरकार को कोरोना वायरस के मामलों को लेकर सर्वोच्च अदालत से कड़ी फटकार लगाई गई। अदालत ने पूछा है कि जब मुंबई और चेन्नई जैसे शहर टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं तो आपने टेस्टिंग क्यों घटा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को अस्पतालों में अनुपातिक रूप से सुविधाएं बढ़ाने के उद्देश्य से दिल्ली में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या की निगरानी का निर्देश दिया। 7वें वेतन आयोग के प्रावधानों के मुताबिक जोखिम और हार्ड ड्यूटी भत्ते की राहत की मांग को खारिज करने वाली दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अवकाश याचिका दायर की गई। ये याचिका कोविड से लड़ने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स के हित की रक्षा के लिए दाखिल की गई, जिसके बाद कोर्ट ने स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन न रोकने के निर्देश जारी किए।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज और कोरोना से मरने वाले लोगों के शवों की स्थिति को भयावह बताते हुए दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया। कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ बिस्तरों की संख्या बढ़ाने भर से पूरी नहीं हो जाती, बल्कि पर्याप्त संसाधन और मरीजों की देखभाल करने वाला स्टाफ मुहैया कराना भी उसकी जिम्मेदारी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वे छिड़काव और कीटाणुनाशक के उपयोग के संबंध में WHO के दिशा निर्देशों के उचित कार्यान्वयन की मांग करने वाली याचिका पर विचार करे। जाहिर है कि अदालत दिशा निर्देशों के जरिए अपने स्तर पर कोविड के खिलाफ जंग को मजबूत कर रहा है। ऐसे में इन दिशा निर्देशों को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने की जरूरत है। इसमें सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो लोकतंत्र में दरअसल आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। अगर पूरे देश की बात करें तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में किस तरह का आलम है, क्योंकि ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और अब इस पर केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ा है। लेकिन इस बीच कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। इस पूरे विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर N प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ है, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। बहुत स्वागत है सर आपका। हर्ष के शर्मा जी हमारे साथ है, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। सर आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ SK राउत जी जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। आपका भी सर बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव जी जुड़ गए हैं, कैंसर विशेषज्ञ हैं, फोर्टिस अस्पताल से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत बेबाकी से अपने राय रखते हैं हर मुद्दे पर। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर नीरज मिश्रा जी जुड़ गए हैं, आपके नेता हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर राहुल भार्गव जी आपसे है, जो हालात, जो स्थितियां फिलहाल राजधानी दिल्ली में बनी हुई है, किस तरह की है? क्योंकि आप अस्पताल में रोज मौजूद रहते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि किस तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। सरकार के तमाम दावों के बीच हकीकत क्या है? नेहा जी, ये बात तो पक्की है कि दिल्ली में जिस तरीके से आंकड़े बढ़े हैं 1 तारीख के लॉकडाउन के बाद, वो हम सबके सामने है। आज दिल्ली महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे है, तमिलनाडु को ओवरटेक करते हुए नंबरों के मामले में। और मृत्यु दर भी कोई ऐसा नहीं है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा कम है, जैसा हम सुनते हैं कि हाँ बहुत कम सीवियर प्रकार के लोग आ रहे हैं। तो ये जानना आवश्यक है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में टेस्टिंग जरूर बढ़ी है, पर अभी भी लेके टेस्टिंग को लेके जितनी ज्यादा पारदर्शिता होनी चाहिए थी और जो कंफ्यूजन को खत्म किया जाना चाहिए था, वो आज तक नहीं हुई। जिस हिसाब से लोगों को आज परेशानियां हो रही है अस्पतालों में अपने मरीजों को भर्ती कराने के लिए, उसका भी हमें मालूम नहीं। उसके बाद अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा आज भी ICMR के कुछ ही अस्पतालों में अवेलेबल है, क्योंकि वो ट्रायल पे चल रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये नहीं कह सकते कि किसी एक की गलती है। पूरी हमारी जो पूरी संरचना है, पूरी हमारी जो स्ट्रैटेजी है कोरोना से लड़ने के लिए, वो तरबदर हो चुकी है। हम दिल्ली में देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हमारे को ये बता रही है कि हमें करना क्या चाहिए, कितनी टेस्टिंग होनी चाहिए और कितने बेड होने चाहिए। डॉक्टर जो सबसे ज्यादा फ्रंट लाइन पे है, जो थक चुका है, जिससे फूल बरसाए जा रहे थे, जिससे थाली और गाली की बारी आ गई है, जिससे फूल बरसाए जा रहे थे वो पीछे हट गए। कोई गाइडलाइन साफ है नहीं। तो आप मुझे बताइए स्पेशलिस्ट कहाँ है? दिल्ली में सारा का सारा तो LG और होम मिनिस्ट्री चला रहे हैं। कोई डॉक्टर आपको दिखता है जो पॉलिसी बनाता है, दिखता हो कि कौन सी सही पॉलिसी है? तो उसके बाद सारे के सारे कोर्ट जाते हैं और कोर्ट से संज्ञान आता है कि आप टेस्टिंग बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए। ठीक है सर, क्या है दिल्ली में? ठीक है। मरीजों की आपके नेता डॉक्टर नीरज मिश्रा जी सर, ठीक है, जुड़े हुए हमारे साथ। डॉक्टर नीरज, सवाल इस बात को लेकर है कि पॉलिसी में क्लियरिटी नहीं है, क्यों? धन्यवाद। सबसे पहले जो डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि इट्स अ टीम वर्क। देखिए, ये जो बीमारी है ये एक महामारी है। इस बीमारी के सामने, इस महामारी के सामने बड़े बड़े देश जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ और GDP के मामलों में जो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते थे और जो नंबर टॉप 10 में भी आया करते थे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं इटली का, वहां का भी जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो भी कोलैप्स कर गया। तो इस समय जो टाइम है, इस समय जो रणनीति है, वो एक टीम वर्क की तरह होनी चाहिए। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा, मैं उनकी बात को सपोर्ट करते हुए एक चीज कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हर दिन, हर दूसरे दिन हमारी जो स्ट्रेटेजी है, जो पॉलिसी है, वो हर दिन बदलनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इस महामारी के बारे में और इसके लक्षण के बारे में या फिर इसके डायग्नोस्टिक तरीकों के बारे में या ओवरऑल जो पूरी एक पैटर्न है उसके बारे में किसी भी सरकार को या किसी भी इवन हेल्थ एक्सपर्ट भी अभी हम इस
स्टडी फेज में है और अभी कोई भी जैसे कोई भी प्रोजेक्ट ऐसे नहीं आया नीरज या जी, कोई ऐसी नीरज रिसर्च जी, नहीं आई है नीरज जो ये जी, क्लेम आप किया। इटली की बात मत करिए ना सर, केरल की बात करिए, केरल की बात करिए ना, उन तमाम राज्यों की बात करिए ना जहां पर बेहतर नतीजे निकल के सामने आए, वहां की बात करिए ना। बिल्कुल 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 नेहा हाँ, जी, पिछले 4 महीने में मुझे अमेरिका ने अपनी पॉलिसी नहीं बदली। मुझे पिछले बोलने 4 दीजिए महीने में इटली ने अपनी पॉलिसी नहीं देखिए, बदली। डॉक्टर- हम 4 घंटे तक पॉलिसी भी नहीं डॉक्टर देते। साहब आप समझिए बात मैंने जब डॉक्टर साहब मुझे भी बोलने दीजिए, मैं आपके उसमें जब बिल्कुल ठीक नहीं है, बोला था। ठीक है, जल्दी से बात अब रखिए सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि आज की डेट में नंबर ऑफ टेस्टिंग किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, तो अगर आप देखिए 2 करोड़ की पॉपुलेशन में लगभग 18 से 19,000 पर मिलियन का जो टेस्ट का जो आंकड़ा है वो दिल्ली सरकार का है। तो यहाँ पे और बाकी अगर स्टेट्स की बात करें, जैसे मैं किसी भी दूसरे स्टेट की बात करूं, तो वो जो टेस्ट है पर मिलियन वो 2,000 या उससे भी कम होते हैं। जैसे अगर मैं किसी दूसरे स्टेट की बात करूं, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, तो नंबर ऑफ टेस्ट पर मिलियन। ठीक है, प्रदीप शर्मा जी, बिल्कुल, वाकई क्या बिल्कुल, हकीकत बिल्कुल है, हो रही है। क्या हकीकत है, क्योंकि आप तमाम PIL दाखिल करते नेहा हैं, दिल्ली की हकीकत क्या है कोरोना को लेकर? नेहा जी, अभी नीरज जी ने अभी बताया हमारे को कि ये सबका सामूहिक कार्य है जिसके माध्यम से हम कोरोना को ट्रीट कर सकते हैं। आप सामूहिक कार्यक्रम है वो तभी मान्य होगा और तभी अच्छे से काम हम कर पाएंगे जब आपके सामने असलियत हो। बिल्कुल, हमारे सामने जब हमें जरूरत क्यों पड़ी कि PIL डाली जाए, एक बार टीवी के ऊपर व्हाट्सएप मैसेजेस के अंदर ऐसी स्थितियां आई जहां पर एक आदमी रोए जा रहा है, बिलबिला रहा है कि उसके सामने उसकी माँ तिल मर रही थी और उसको बेड नहीं मिल पा रहा था, तो कहीं एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे सामने समस्या आई बेसिकली कि भाई हम कैसे इसको किस तरह से हेल्प करें सिटीजन्स को। हमने अपना जो कर्तव्य था उसको रिस्पॉन्ड करने का मौका दीजिएगा। और जब उसमें हमने देखा PIL के माध्यम से, जब हमने फाइल किया कि गवर्नमेंट के पास बेड्स है दिल्ली के अंदर, दिल्ली सेंट्रल है, आपके पास हर तरह के गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ आपके पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। हमने कोर्ट के सामने ये अपना रिक्वेस्ट किया कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इन्वॉल्व कीजिए ताकि कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सके। बिल्कुल। आपने कहा कि हमारे पास सरकार का ये दावा था कि हमारे पास बिल्कुल नीरज जी आएंगे आपके पास, प्रदीप जी अभी बात कर रहे हैं। हमारे पास 30,000 बेड हैं। जब हमने PIL लगाई उसके अंदर सरकार ने आके इनके जो एडवोकेट साहब थे उन्होंने बोला कि हमारे पास 30,000 नहीं 3,150 बेड थे। उसी का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने निर्देश दिए कि आपको स्थिति का एक चीज के ऊपर स्थिति पर नजर रखी जाएगी और वहीं से फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इंक्लूड किया गया सर्विसेज में। मेरा इतना सा सिर्फ सरकार से रिक्वेस्ट है कि जब आपको पता है कि भाई आपके पास एक सर्विसेज हैं, तो आपको क्या, हमें किसी भी नागरिक को या फिर हम जैसे अधिवक्ताओं को जरूरत क्यों पड़ी कि हम एक PIL के माध्यम से जनता की सेवा करें? बिल्कुल, ये जरूरत क्यों पड़ी? जी हर्ष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप गवर्नमेंट ने जी, गवर्नमेंट नहीं कर रहा, सिर्फ एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, आपने छोटी छोटी जगह जाके अपने क्लेम के हिसाब से लोगों को मेडिकल फैसिलिटी दी, कहाँ यूज कर रहे हैं आप उनको? क्वारंटाइन का ओरिजिनल आपका आइडिया था कि क्वारंटाइन हम घरों में भी हो सकते हैं, उसके बाद आपका आइडिया कि नहीं जी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होगा, अब फिर हम घरों में हो सकते हैं। आप एक पॉलिसी, एक स्ट्रेट सिंपल और ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं रहती जो हर आदमी फॉलो कर सकता है? पॉलिसी बड़ी सिंपल हो सकती है अगर आप थोड़ा सा इस बात को अपने एडवर्सरी की तरह से लेने की बजाय अगर सपोर्ट में लें, मुझे मालूम आप रिस्पॉन्ड करेंगे, पर अगर आप सपोर्ट में लीजिए कि डॉक्टर्स थक चुके हैं, पेशेंट्स परेशान हैं, किसी का कोई कोहेरेंस आपस में हो नहीं रहा, तो आप एक इस तरह की पॉलिसी लेकर आइए कि जिस आदमी को थोड़ा भी सिम्टोमेटिक या असिम्टोमेटिक मन में शक है, उसको कोई भी प्राइवेट डॉक्टर या कोई भी प्राइवेट क्लिनिक टेस्ट करने के लिए सैंपल तो कलेक्ट कर ले, उसके बाद वो सैंपल कहीं भेजे जा सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं। एक डेटा क्लियर कीजिए, एक पॉलिसी क्लियर कीजिए और उस पॉलिसी पे काम कीजिए। इटली का एग्जाम्पल या कहीं और एग्जाम्पल लेने का पर्पज क्या? हम दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली में रहते हैं। वकीलों को PIL फाइल करने का या कोर्ट्स की इंटेलिजेंस सीख करने का कोई पर्पज नहीं होता, सिर्फ तब होता है जब एक पर्टिकुलर ड्यूटी एक स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस पे दी गई है और वो इंस्टीट्यूशन डिस्चार्ज नहीं कर रहा होता। प्लीज आप कोहेरेंटली एक पॉलिसी बनाइए। थैंक यू। ठीक है नीरज जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जो एक वक्त मिला, जो लॉकडाउन का एक वक्त मिला, और यही कोशिश की जा रही थी सरकारों की तरफ से कि एक मुकम्मल वक्त मिल गया है, इसके अंदर अपनी जो कोरोना से संबंधित तैयारियां हैं उसको
बेहतर किया जा सके। क्या दिल्ली सरकार उसमें नाकाम साबित हुई है? ये हालात तो यही दिखाते हैं। जी मैं एक एक करके जो सारे जो पॉइंट्स बोले गए मैं उनका एक एक करके मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले जो एक पिक्चर उन्होंने जो आपके अभी जो मैं उनका नाम भूल गया, तो उनका जो उन्होंने एक पिक्चर बताई कि हॉस्पिटल के सामने बहुत एक ऐसी पिक्चर थी जिसमें मरीज वगैरह सब जो है काफी परेशान हो रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि ये बिल्कुल बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है, मगर प्रॉब्लम ये है कि ये जो पिक्चर है ये आपको डिफरेंट स्टेट्स में और अलग अलग राज्यों के अलग अलग बड़े बड़े अस्पतालों में भी आपको देखने को मिलेगी। आप अगर दिल्ली के बिल्कुल करीब चले जाएं, तो अगर हम आगरा की बात कर लें और नोएडा और गौतम बुद्ध नगर बाकी जो बात है, तो वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, ये सिचुएशन आगरा की बात करिए सर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करिए ना, जहां आप सत्ता में हैं वहां की बात करिए ना। मुझे बोलने तो दीजिए। अब वहां पे ऐसा हो रहा तो हम भी ऐसा करेंगे। आप किस वादे के साथ सत्ता पर काबिज हुए थे? अरे नहीं, मुझे बोलने तो दीजिए। नहीं, तो आप दूसरों की तुलना मत करिए ना सर, अपने आप को बेहतर करिए। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आप उसको बताइए ना। हम बिल्कुल बेटर कर रहे हैं। हमारे जो डेटा है हम उसी को ही आपको कोट कर रहे हैं। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि जो नंबर ऑफ टेस्टिंग, जैसे मैंने कोट की कि भाई सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टेस्टिंग हो रही है, ये एक डेटा है जो कि एक हमारे एफर्ट्स को बताती है, नंबर एक। और दूसरी चीज क्या है, जिस तरीके से आपने जिन्होंने अभी कोट किया था कि भाई हाई कोर्ट और सब में PIL वगैरह करना पड़ा और उसके बाद इस तरीके की चीजें, अभी कुछ दिनों पहले 10 दिन पहले गुजरात हाई कोर्ट ने वहां के जो सरकारी अस्पताल हैं उनके बारे में जो कमेंट किए हैं, अब मैं उनको यहाँ पे नहीं बताना चाह रहा, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट ने जिस तरीके से उनको पूरी स्टेट की जो पॉलिसी है और जो उन्होंने कहा था, ये किसी से छुपा नहीं है। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे कहने का, इसको मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ कि ये देखिए, लूप होल हर जगह है, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक जगहों को अगर आप बार बार अगर हाईलाइट करने के उद्देश्य से अगर आप उसको करेंगे तो आपको, लेकिन दूसरे कंटेक्स्ट, दूसरे करना पड़ा, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। नीरज जी, एक इशू नहीं, किसको प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। खाली एक इशू नहीं है। हाँ जी, इस स्वास्थ्य को लेकर दिल्ली सरकार बहुत सारे इश्यूज हैं। हाँ, मैं एक एक करके आ रहा हूँ सबके ऊपर। आपके हर बात का जवाब मैं देता हूँ आपको। जी, आप ही बताइए, आपने कहा कि आपके पास 30,000 बेड हैं। हाई कोर्ट में आपके एडवोकेट साहब जवाब दे रहे हैं कि हमारे पास 30,000 नहीं 3,150 बेड है। वो जो मैं बोल रहा हूँ, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ इसमें। मैंने तो जो कहना था कोर्ट के सामने कहा, जो कोर्ट का निर्देश है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। आप इसको छोड़ दीजिए। अब चलिए स्वास्थ्य, एक सेकंड मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर बाद। आपको अच्छे से याद होगा कि लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में क्या मरीजों की और डेड बॉडीज की क्या स्थिति रही। वहां पर पाइल अप होती रही, डेड बॉडीज ग्राउंड्स के ऊपर पड़ी रही। अभी कुछ दिन पहले एक स्टिंग भी हुआ वहां पर, जहां पर भी जाके देखा गया कि बेड के नीचे, कोरोना वार्ड के नीचे, जो कोरोना वार्ड में जो बेड्स होते हैं उनके नीचे डेड बॉडीज थी, ऊपर पेशेंट्स थे। आप कोई आधी बॉडी बेड पे थी, आधी नीचे लटक रही थी, और वहां पर कहा जा रहा था कि नहीं, ये तो सांस इनको ठीक तरह से नहीं आ रहा, इसलिए कर रहे हैं। सर, एक के ऊपर पाइल अप, जैसे बोरियां एक के ऊपर एक रख देते हैं, ऐसे इस तरह से आपकी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी वहां पर। आपसे जब हमने कोर्ट ने संज्ञान लिया, इसका सुओ मोटो किया गया, उसमें बताया आपकी सरकार ने कि नहीं, ये एक्चुअली ऐसा नहीं था, ये तो वो क्रीमेटोरियम्स में जो शवगृह हैं वहां पर वो मशीनें खराब हो गई। अब ये बताइए, गवर्नमेंट का बेसिकली पर्पस क्या है, गवर्नमेंट का फंक्शन क्या है? गवर्नमेंट अगर अपनी जनता को सुख सुविधाएं अच्छे से प्रदान नहीं कर पाई तो फिर क्या, अगर सब कुछ कोर्ट ने ही करना है तो सरकार फिर किस लिए? और आप जो बोले, जो आप बता रहे हैं कि 30,000 बेड है, जब कोर्ट में आते तब भी आप ये बात बोलते। कोर्ट को ऐसी जरूरत क्यों पड़ी आपको ये डायरेक्शंस देने के लिए कि आप पल्स पे हाथ रखेंगे अपना, जैसे जैसे बढ़ेंगे? आप शुरू में ले लेते। अगर आपको ये था, अभी कुछ कल या परसों की बात है, आपके स्वास्थ्य मंत्री, जो आप लोग ये दावा करते थे कि हमारी वर्ल्ड क्लास हमारे पास स्वास्थ्य सेवाएं हैं। आपकी स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली का प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो एडमिट थे कोरोना के कारण से, और उनके पास वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज थी, अल्टीमेटली मैक्स हॉस्पिटल में जाके उनको ट्रीटमेंट कराना पड़ा। क्यों? मैं कह रहा हूँ, इससे क्या मैसेज ठीक जा रहा है क्या? जो आप कह रहे हैं, आपके तथ्यों में और आपके कहने में, आप देखिए जमीन और आसमान का फर्क है। ठीक है, नीरज जी से रिएक्शन ले लेते हैं। नीरज जी, कथनी और करनी में कितना फर्क है, ताकि उसका क्लियरिटी आ जाए? जी जी बिल्कुल। नीरज जी, मैंने आपको पहले भी कहा, फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नीरज जी, एक मिनट बस, एक मिनट, मैं रिक्वेस्ट आपसे ये कर रहा हूँ,
कि जी। आपकी एक सिंगल लाइन पॉलिसी क्यों नहीं बनती? आप ओरिजिनली आपकी पॉलिसी थी कि सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोविड टेस्ट होगा, फिर आपने सुन लीजिए, फिर आपने प्राइवेट कर दिया। आपके पास जितनी हमें मालूम है कि मेडिकल फैसिलिटी जितनी आपके पास में वो पूरी नहीं है, तो आप जो कॉम्पिटेंट लेबोरेटरी हैं, जिसको NABL ने सर्टिफिकेट दे रखा है, जिसको आप दिल्ली में परमिट करते हैं लोगों को ट्रीट करने के लिए और टेस्ट करने के लिए, आप उनके लिए क्यों नहीं खोलते कोविड को? आपने हॉस्पिटल दिल्ली में जो दे रखे 50 बेड से ऊपर वाले, जितने हॉस्पिटल परमिशन आपने दे रखी है, वो कैंसर का इलाज कर सकते हैं स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पर आपके कोविड का के में एडमिट नहीं कर सकते। व्हाई दिस पॉलिसी डिफरेंस? राहुल जी आएंगे आपके पास, राहुल जी आएंगे आपके पास, नीरज जी अलाउ करिएगा। नेहा जी, हाँ जी, अब मुझे प्लीज सबके मुझे रिप्लाई रिस्पॉन्स करने दीजिएगा। जी जी जी। देखिए, सबसे पहली जो बात है यहाँ पे, मैं पहले भी बोल चुका हूं और इवन प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके हैं और इवन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कह चुकी है कि इसके लिए आप जब भी देखिए ICMR के जो डायरेक्टर साहब बैठते हैं या फिर कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से बैठते हैं, तो वो जो पॉलिसी के अंदर में जो चीजें हैं वो हर दिन बदलती हैं। और मैं आपको अश्योर कर रहा हूं कि जितनी चीजें इम्प्रोवाइज होंगी ये बदलेंगी ही बदलेंगी। तो आप इस चीज के लिए बिल्कुल आप ये निश्चित हो जाइए कि अगर बदल रही है तो इसका मतलब कुछ खराब हो रहा है, डेफिनेटली बदलेंगे। और अगर ये चीजें बदल रही हैं तो इसका मतलब है कि हम अलर्ट हैं और हम अपडेटेड हो रहे हैं, नंबर 1। एंड सेकंड पॉइंट, अगर हम जरा कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पे भी तो हम जरा बात करें। आज की डेट में पल्स ऑक्सीमीटर, जो कि गरीब और गांव वाले जो नागरिक हैं उनको शायद कभी देखने को भी नहीं मिलेगा। आज दिल्ली सरकार ने यह कहा है कि आप अपने घर में अगर किसी भी पेशेंट को सैचुरेशन फॉल हो रहा है, आप हमें बताइए, पल्स ऑक्सीमीटर घर पे पहुंच जाएगा। इसके अलावा वो किसने दिए ऑक्सीजन, मुझे बोलने दीजिए, वो किसने दिए? वो दिल्ली सरकार ने दिए क्या? वो किसने दिए पहले मुझे बता दीजिए ना। बिल्कुल, वो किसने दिए? आप अरविंद जी की जो अभी लेटेस्ट अनाउंसमेंट है, आप उसमें भी जाके देख लीजिएगा। उसमें साफ साफ ये है कि अगर इवन पेशेंट को सिलेंडर भी चाहिए तो वो होम घर पे आकर के ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे जाके दिए जाएंगे। और मुझे स्पष्ट करिए ना, मुझे तो बोलने दीजिए। एंड सेकंड, आप जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, 115 जो टोटल प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें से जो 108 हॉस्पिटल्स हैं वो उसमें अप टू 60% बेड को इसमें कोविड के लिए डेडिकेट किया गया। और जो टोटल जो 7 बच रहे हैं उसमें भी अप टू जो 6 हॉस्पिटल है उसमें 100% किया गया और एक जो हॉस्पिटल है उसमें अप टू 80% किया गया। और अभी शायद हर्ष जी ने या किसी ने कहा कि जो हेल्थ मिनिस्टर साहब है उनको प्राइवेट में कहीं पे जाना पड़ा एडमिट होने के लिए, जबकि हम वर्ल्ड क्लास क्लेम करते हैं। देखिए, ऐसा है, अभी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो गवर्नर साहब हैं वो अभी उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही बड़े रिनाउंड एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, जबकि हमारे पास उत्तर प्रदेश लखनऊ में ही बहुत बड़े बड़े सरकारी अस्पताल हैं। तो पॉइंट ये है कि सिर्फ किसी एक को पकड़ करके आप अगर नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब चूंकि नेगेटिविटी नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो डाटा के बेस पे बोल रहे हैं। तथ्यों के आधार पर अगर आरोप लग रहे हैं उसको अगर आप नेगेटिविटी कह रहे हैं सर, तो ये आपकी समझ है। दूसरी बात ये कि अगर आप ऑक्सीमीटर की बात करते हैं, आप ऑक्सीमीटर की बात कर रहे हैं सर, तो वो दिल्ली सरकार को व्यवसायी ने दिए हैं, बिजनेसमैन ने दिए हैं, वो आप लोगों के घर तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली सरकार की उपलब्धि के बारे में मुझे बताइए ना। हॉस्पिटल के एफर्ट्स को मुझे एक चीज बताइए, LNJP हॉस्पिटल के एफर्ट्स को माननीय अमित शाह जी ने अप्रिशिएट किया है। उन्होंने कहा है कि वहां पे जितने भी LNJP का ही उदाहरण दिया है अभी उन्होंने, अभी तो सर LNJP का ही उदाहरण दिया है। और जो तस्वीरें वायरल हो रही है ना, वो बहुत कुछ बयान कर रही है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है सर। SK राउत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर, लौटूंगी आपके पास। SK राउत साहब आएंगे, राहुल जी आएंगे। नीरज जी, मैं पूछ रहा हूँ, आपका जो टेस्टिंग है आज की डेट में कितना है टेस्टिंग जी? आपके इस दिल्ली में कितने करोड़ है आबादी, कितने करोड़ है, उसमें आपने कितने टेस्ट किया है? और ये जो अगर टेस्टिंग जैसे चल रही है तो अक्टूबर दिसंबर तक खत्म नहीं होगा। आपको पता कैसे लगेगा कि पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है? आपको पहले टेस्टिंग जो है, टेस्टिंग बढ़ाइए। टेस्टिंग आज तक कितने किया है? डेली आप कितने टेस्ट कर रहे हैं? जो वैलिड ग्राउंड है, आप इटली, अमेरिका, फ्रांस की बात कर रहे हो, लेकिन आप दिल्ली की बात, जो राजधानी है दिल्ली, जो राजधानी है, नेशनल कैपिटल है, उसमें आपने कितने टेस्ट कर रहे हैं? भाई साहब ने इसलिए वो PIL फाइल किया है और PIL की वजह से आज कुछ स्टेप ले रहे हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है। प्लीज नीरज जी, मैं बोल रहा हूँ, मुझे रिस्पॉन्ड कर दीजिए। मेरे पहले आंसर दीजिए, आप डेली कितने टेस्ट कर रहे हैं? मुझे आंसर करने का मौका तो दीजिए, मुझे मौका तो दीजिए। आपने मुझसे सवाल पूछा कि कितनी पॉपुलेशन है और कितने टेस्टिंग हुए, तो मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ कि जो दिल्ली की जो अप्रोक्सीमेट जो पॉपुलेशन है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास में है। और उसमें जो टेस्टिंग हुई आज की डेट में 18 से
19,000 पर मिलियन हो रही है। तो अगर आपको ये आंकड़े, मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आप इसको चेक कर लीजिएगा। अगर 18,000 पर मिलियन, 18 से 19,000 पर मिलियन का जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, और वो भी सिर्फ 2 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे, तो आप मुझे बताइए कि ये क्या जो टेस्टिंग है और जो हर दिन बढ़ती भी जा रही है, ये क्या आपको लगता नहीं है कि ये दिल्ली सरकार के एफर्ट्स की वजह से हो रही है? राहुल जी, राहुल जी, इस बात में कितनी सच्चाई है? आप डॉक्टर हैं और आप तथ्यों को वाकिफ है, तथ्यों से क्या हालात, क्या स्थितियां बनी हुई हैं, और लगातार हम इस विषय पर चर्चा करते आ रहे हैं, कितनी सच्चाई है सर? नेहा जी, 3 चीजों की बातें करें। मैं राहुल जी से एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने अभी तक किसी से सवाल नहीं पूछा है, मुझे पूछने दीजिए एक सवाल जी। पर मिलियन नंबर ऑफ टेस्ट में सबसे ज्यादा कौन से राज्य में हो रहा है? परफेक्ट। तो नीरज जी, आप तीन चीजें सर, अभी केंद्र के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली में टेस्टिंग बढ़ी है सर, ये भी पता होना चाहिए आपको कि तीसरी, एक हफ्ते में तीसरी बैठक हो गई है अमित शाह के साथ, ये भी पता होना चाहिए आपको कि अब टेस्टिंग बढ़ी है। नहीं तो लोग वहां पर अस्पतालों में चक्कर काट रहे थे, लोगों का टेस्ट नहीं हो पा रहा था। राहुल जी, बिल्कुल सही बात है, और बिल्कुल सही कह रही है, और भी बढ़ेगी। तो टेस्टिंग की परिभाषा समझ लेते हैं। जिस दिन से टेस्टिंग स्टार्ट हुई, पहला ऑर्डर आया कि जिनके घरों में क्वारंटाइन लोग हैं, जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है, उनके परिजन टेस्ट नहीं करा सकते। इसके बाद एनजी आए, एनजी के बाद होम मिनिस्ट्री आई, होम मिनिस्ट्री के बाद सुप्रीम कोर्ट आया, जिसने बोला टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। 10 तारीख के बाद टेस्टिंग को 13,000 किया गया और अब 18,000 हो गई। ये आपके कहने पे नहीं, ये सरकार के कहने पे और सुप्रीम कोर्ट की सरकार के बाद ही पहली चीज। दूसरी चीज, क्वारंटाइन की पॉलिसी आज भी की गई है कि किसको कहाँ क्वारंटाइन करना है, घर पे रहना है कि बाहर रहना है, नहीं पता। तीसरी चीज, जो रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन थे, वो कहाँ चले गए? आज दिल्ली में दूसरे हाईएस्ट केसेस है देश के, आफ्टर महाराष्ट्र। 62,855 केसेस दिल्ली के हैं। तो क्या हम अपनी जिम्मेदारी 18,000 कह के काफी कर देते? हमारे पास क्या पॉलिसी थी? 3 चीजें, टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन। मैं चौथी चीज पूछता हूँ, आपकी ट्रैकिंग कहाँ चली गई? ट्रैकिंग 0 है, केरला के मुकाबले में 1:45 है, दिल्ली में ट्रैकिंग नदारत है। तो आप इन 4 चीजों को कैसे जवाब देंगे, बताइए। नेहा जी, एक सेकंड, कुछ कहना चाह रहे प्रदीप जी। नेहा जी, अभी नीरज जी ने बताया कि दिल्ली सरकार ये कर रही, वो कर रही है। मैं ये कहता हूँ, मैं स्वास्थ्य के बारे में 4 बातें कहूंगा। चारों के चारों इन्होंने कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद किया। नंबर ऑफ बेड जो दिल्ली के अंदर जो कोविड पेशेंट्स को लेकर बढ़े, वो दिल्ली हमारी पीआईएल के ऊपर कोर्ट ने संज्ञान लिया और उसके बाद बेड्स बढ़े। ठीक है। डेड बॉडीज को डिस्पोज ऑफ करने की आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ, कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट की डायरेक्शन के बाद उसके बाद उनको डिस्पोज ऑफ किया गया। यहां तक कि जो कोविड पेशेंट्स को डील करने वाले हमारे हेल्थ वॉरियर्स हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले संज्ञान लिया कि आप उनके सैलरीज तक नहीं दे पा रहे थे, आपने सैलरी नहीं दी, और वो जो आदमी फ्रंट में लड़ रहा है उसको अपने आप को पालना, अपनी जान को वो सामने लेके आ रहा है। सैलरीज आप टाइम पे नहीं दे पा रहे, आप क्या कहते हैं, हेल्थ सर्विसेज अच्छी तरह से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, आप डेड बॉडीज को ठीक से टाइम पे डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रहे, आपके यहाँ पर जो हेल्थ की जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं जग जाहिर है। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आप मतलब जो बात बोल रहे हैं वो सिर्फ कागजों में बोल रहे हैं और हवा में बोल रहे हैं। मैं जो बात बोल रहा हूं आपके सामने, आप नेगेट कीजिए और मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको और ओपन डिबेट में आते हैं किसी दिन टीवी के ऊपर ही, उसमें दिखाता हूं मैं एक एक आपको बात, और कोर्ट के डायरेक्शंस दिखाऊंगा उसके ऊपर। अगर एक भी गलत बात होगी तो आप हमें कहिएगा फिर आप। लेकिन एक सवाल ये भी है, होम क्वारंटीन की अगर हम बात करें, दिल्ली सरकार इस पर बहुत काम कर रही है कि होम क्वारंटीन लोगों को किया जा रहा है और बेड की संख्या अस्पतालों में कम है, इसलिए ये कदम भी उठाया गया है। लेकिन क्या नहीं लगता कि इस पर भी कहीं ना कहीं जांच की जरूरत है? ऐसे में खुदा ना खास्ता अगर कोई दिक्कत किसी मरीज के साथ रात बेरात हो जाती है, तो उस वक्त अगर फोन भी किया जाता है तो पता चलता है कि एम्बुलेंस तो जी सुबह आएगी। ऐसे में किस तरह से क्या क्राइटेरिया है होम क्वारंटीन करने का? जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया, क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर है। क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर है कि अगर सैचुरेशन कम होती है तो अस्पताल जाना पड़ता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो गाइडलाइन निकाली कि पहले 5 दिन कोविड पेशेंट को होम क्वारंटाइन में नहीं रख के सरकारी क्वारंटाइन में रखना पड़ेगा, उसका कारण ये था कि बहुत सारे लोगों की सैचुरेशन रात में फॉल करी,
जब वो अस्पताल लेके गए तो अस्पताल तक पहुंचते या तो मृत्यु हो गई या बेड नहीं मिला। इसी की वजह से ये सारी कंफ्यूजन चल रही है एलजी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और दिल्ली के बीच में कि क्वारंटाइन से कहाँ रखा जाए, उस रेल के डब्बों में 45 डिग्री टेम्परेचर में या घर के बाहर या कहाँ पे, आज तक किसी को क्लियर नहीं है। ये कितनी बड़ी समस्या है प्रदीप जी? नेहा जी, आप क्वारंटाइन की बात कर रहे हैं, ये नीरज जी अभी यहाँ पर क्वारंटाइन से पहले तो ये आता है कि जो क्वारंटाइन तो चलो एक एस्पेक्ट रहा, उसके ऊपर मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन आप ये बताइए कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा कि दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल रास्ते में हॉस्पिटल में बेड ना होने की वजह से उसको अपनी जान गंवानी पड़ी जी। आप क्वारंटाइन से ठीक है, एक स्टेज के ऊपर आप कह सकते हैं कि भाई घर में क्वारंटाइन हो, नंबर ऑफ टेस्ट आप पूरे कर नहीं रहे। आप पहले कह रहे हैं कि पहले सिम्टोमेटिक होगा, एसिम्टोमेटिक है, फिर सिम्टोमेटिक है, इतनी देर में वो स्थिति वहां तक खराब हो जाती है कि फिर जब एक्चुअल में आदमी को बेड की जरूरत पड़ती है, कांस्टेबल जो ड्यूटी पे था 5 हॉस्पिटल्स में वो इधर उधर घूमा और अल्टीमेटली उसकी बेचारे की रोड पे डेथ हो गई। तो मेरा कहना ये है कि आप क्वारंटाइन करके क्या, ये तो अगर जब आप नहीं प्रोवाइड कर सकते, आप जनता को उसके हाल पे छोड़ दीजिए। आप बोल दीजिए कि जो भी है आपका जनता अपने आप संभाल लेगी, अगर उनको जान देनी है तो सड़क पे क्यों, फिर अपने घर में देगी। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हम लगातार दरअसल डिबेट जारी रखेंगे कि कोरोना वायरस के संक्रमण की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का हाल बेहाल है, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और ऐसे में अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर लोग जाए तो जाए कहां, इसके अंदर आखिर कोर्ट को क्यों हस्तक्षेप करना पड़ा और कोर्ट की पहल आखिर क्यों हुई, ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। इस पर आज हम तफसील से चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। एक सवाल मेरा यहाँ पर एसके राउत जी आपसे है, क्योंकि कोरोना नियंत्रण पर कोर्ट की जो पहल हुई है, जिस तरह से कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, इसे कैसे देखते हैं आप और कितना जरूरी था? एज पर लॉ अगर कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दिया तो आर्टिकल 226 में गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की ड्यूटी है उसको पालन करे, वो फॉलो करे। अगर नहीं किया तो देन देयर इज ए लॉ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। लेकिन कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट से पहले ये जो सेक्रेटरी है गवर्नमेंट की, जो सेक्रेटरी, वो पहले देखभाल करे कि हाउ यू विल डील विथ एज पर डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले जो डायरेक्शन है उसको फॉलो करें, और उसको फॉलो करते कि जो भी पार्टी है जो भी है, और उसको डायरेक्शन हिसाब से मिनिस्टर, ये जो कैबिनेट है, बैठ के डिस्कशन करें कि इसको कैसे हमें क्रॉस करें। लेकिन अगर वो उसको नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट की वैल्यू क्या रहा है? अगर इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द कोर्ट रूल्स, पर व्हाट इज द नीड टू फाइल एन PIL? PIL के बाद क्या वैल्यू रहा? अगर PIL 1000 फाइल होगा फिर कोई वैल्यू नहीं है। देन यू हैव टू फॉलो द रूल्स, एज पर रूल्स ऑफ द कंट्री यू हैव टू फॉलो। अगर उसको नहीं करेंगे तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और उसके बाद कुछ है ही नहीं। तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक जाने की क्या जरूरत है नया जी? अगर मैं पूछ रहा हूँ नीरज जी को कि आप कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट से पहले आप सोचिए, आपके जितने भी जो कोर्ट का मामला है, जो डायरेक्शन हो रहा है, उसको फॉलो अप करे कि नहीं कर रहे? दिस इज द ड्यूटी ऑफ द जो MLA जो MP है वो फॉलो करे, क्योंकि वो सेक्रेटरी को डायरेक्शन या आपने कैबिनेट में डिसीजन न लाए कि ये जो कोर्ट का डायरेक्शन है, ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो डायरेक्शन दिया है उसको फॉलो करे। अदरवाइज क्या है, उसकी वैल्यू नहीं है। तो एक तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम अगर एक प्रजा के नाते अगर हमने PIL किया उसका जवाब कुछ नहीं है तो वैल्यू क्या है? इसके मतलब गवर्नमेंट का कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है। ठीक है हर्ष जी, एक सवाल ये भी है कि PIL के जी नीरज जी। नेहा जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। अमेरिका की बातें होती हैं, वो भी डेमोक्रेसी है, इटली है, स्पेन है, बेल्जियम है, कितनी कंट्री में पिछले 4 महीने में पॉलिसी हर 4 घंटे के हिसाब से चेंज होती है। पहली चीज, कितनी कंट्रीज में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने संज्ञान लेके सरकार के प्रतिनिधियों को बताया कि क्या करना है। इसी देश में ऐसा क्यों है कि हर कुछ दिनों में PI लगवाने की जरूरत पड़ती है कि हाँ, आपको डॉक्टर की चाहिए तो PIL, सड़क बनवानी है तो PIL, आपको निर्माण करना है तो PIL। क्या कोर्ट सारी चीजें कोर्ट ही डिसाइड करेंगे? क्या जो प्रतिनिधि चुनिंदा प्रतिनिधि है, क्या एल्गोरिथम बनाना हेल्थ का बहुत मुश्किल है? और डॉक्टर कहाँ है पूरे उसमें? मेरा सिंपल सवाल इतना सा है कि जब लोग परेशान हो रहे हैं, पॉलिसी सिंपल क्यों नहीं है? क्यों नहीं खोल दी जाती सबके लिए टेस्टिंग कि जिसको टेस्टिंग करानी है कराइए? कोई जब HIV की टेस्टिंग आप और मैं जैसे जाके लोग करा सकते हैं, तो कोरोना की टेस्टिंग में क्या परेशानी है? खोल दीजिए कोरोना की टेस्टिंग। क्या स्टेट इस बात में कॉन्टेक्ट करता है? नहीं करता। तो
हमारे को हेल्थ की जब बात आती है तो हमें बड़ी बड़ी बातें याद आती है, पर धरती हकीकत क्या है किसी को नहीं पता। बिल्कुल। हर्ष जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि पीएल की यहाँ पे बात हो रही है, पीआईएल के जरिए कोरोना नियंत्रण पर कितनी पहल कोर्ट और सरकार की तरफ से हुई क्या अभी तक? मैं आपकी बात का जवाब देते जाता राहुल जी की बात को इंडोर्स करूंगा। शुरुआत में मैंने कहा था एक कोहेरेंट पॉलिसी होनी चाहिए। पीआईएल फाइल करने का जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव था कि दिल्ली गवर्नमेंट की कोई कोहेरेंट पॉलिसी नहीं है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, आप लोगों को पता है हमारे डॉक्टर्स, हमारी लैब्स कॉम्पिटेंट हैं। आप इन्हें सर्टिफिकेट एनएबीएल के दे रखे हैं, आप इन्हें उन्हें परमिशन दे रखी है टेस्ट करने की। आप जब ये कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था, वी आर टॉकिंग ऑफ मंथ ऑफ मार्च, आज हम जून में बैठ गए हैं। अब आप जून में बैठ के मुझे गुना रहे हैं कि 18,000 टेस्टिंग हो रही है पर 10 मिलियन। आई एम टॉकिंग अबाउट मार्च, आई एम टॉकिंग अबाउट अप्रैल, आई एम टॉकिंग अबाउट मई। आप क्या कर रहे थे उन दिनों के अंदर? आपने क्यों पॉलिसी बनाई एक कि हम सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही करेंगे? क्यों कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा कि नहीं आप इन्हांस कीजिए? आपने खुद इन्हांस करा। आप एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, कॉमन पब्लिक की और मेरी एज अ लॉयर एक ही लाइन की है, प्लीज आप कैबिनेट में बैठिए, एक कंसेंसस से एक स्टेट डिसीजन लीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा अभी कि आप टेस्टिंग खोल दीजिए। अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूं, ज्यादा पैसे देके टेस्ट करा सकता हूं, तो लेट मी एंजॉय दैट फैसिलिटी। आपको करना है तो जो लोग नहीं कर सकते आप उनकी कीजिए, वहां उनको डिस्काउंट दीजिए, जो करवा सकते हैं वो करवाएं। क्यों आप टेस्टिंग पे रोक लगा रहे हैं और अब कह रहे हैं जी हमने कर दी? प्लीज अंडरस्टैंड, हम आपसे आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मैनेज डे 1 से होता है। आप डे 1 से लेके डे 100 में पहुंच गए, कह जी डे 100 पे हमने ये कर दिया, 199 डेज से हमने कुछ नहीं करा था। प्लीज ऐसा मत कीजिए। नहीं, और सवाल ये भी है ना कि जब आपके पास लॉकडाउन का एक पीरियड था, आपको अपनी तैयारी मुकम्मल करनी चाहिए थी, उस दौरान आपने क्या किया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नेहा जी, दिल्ली में एक निर्वाचित सरकार सर है। आएंगे, आपके पास आएंगे। दिल्ली में एक निर्वाचित सरकार है। जो सरकार है वो वचनबद्ध है और ड्यूटी बाउंड है अपने जो निवासी है उनकी हर तरह से प्रोटेक्शन करने के लिए। वो हेल्थ का मैटर है या दूसरी तरह की सिक्योरिटीज़ हैं, जो लॉ के हिसाब से जो सरकार है वो बाध्य है। अब क्योंकि कोरोना का टाइम है तो कोरोना के टाइम में भी सरकार जान और माल की रक्षा करने का बाध्य है। कोर्ट में जाने की जरूरत कब पड़ती है? पीआईएल कब फाइल होती है? पीआईएल का फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है कि ऐसा लिटिगेशन जो पब्लिक के हित के लिए हो। बिल्कुल। पब्लिक के हित की बात कब आती है? ऐसा नहीं है कि कोई भी जाएगा कोर्ट के अंदर जाएगा, पीआईएल लगाएगा और उसको वहां से जो मनचाहा रिलीफ मिलेगा और वो घर आ जाएगा। ऐसा नहीं है। पीआईएल बड़ी सोच समझ से लगाई जाती है। पीआईएल को डील करने का बहुत तरीका है। डबल बेंच बैठती है, चीफ बैठते हैं और उसको देखते हैं कि जो पीआईएल वाकई में फाइल की है वो उसमें कोई तथ्य है भी या नहीं, या लॉ के हिसाब से वो मान्य है भी या नहीं है। बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके ऊपर हैवी कॉस्ट इंपोज की जाती है। बिल्कुल। अभी कुछ दिन के पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल के अंदर ये 5 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई है। दूसरी पीआईएल में गुजरात हाई कोर्ट ने कहा व्हाट टाइप ऑफ लिटिगेशन इट इज। तो ऐसा नहीं है कि पीआईएल कोई बच्चों का खेल है, चले गए और किसी का कुछ मन किया और जाके कोर्ट में खड़े हो गए, कोर्ट से कोई रिलीफ लिया। कोर्ट तभी इंटरफियर करता है जब कोर्ट को उसमें तथ्य नजर आते हैं। और ऐसा नहीं है ना पीआईएल में कि एक तरफा बात कही जाती है। आपकी सरकार के वकील भी होते हैं, वो अपना पक्ष भी रखते हैं उसमें। आप अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपने शुरू में बोला कि हम दिल्ली सरकार के पास 30,000 बेड है। हाई कोर्ट में जब हमने पीआईएल लगाई तो उसमें पाया कि 3,150 वो रिकॉर्ड है, मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। आपके खुद वकील साहब ने बोला उनको, और वकील साहब ने भी ऐसे नहीं कि खुद ही बोल दिया, उन्होंने पहले इंस्ट्रक्शंस ली किसी ऑफिसर से या गवर्नमेंट से, जिससे भी उन्होंने बात करी, उसके बाद आकर उन्होंने ये बोला। तब उसको देखते हुए गवर्नमेंट कोर्ट का इंटरवेंशन आया। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोर्ट के पास और बहुत से काम है, इतनी पेंडेंसी है। तो सरकार जब निर्वाचित सरकार हमारी है तो कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत क्यों पड़े? बिल्कुल। कोर्ट के जाहिर तौर पे कोर्ट का भी वक्त होता है और खराब होने के भी यहाँ पे चांसेस होते हैं। अगर बहुत सारी पीआईएल तो हजारों की तादाद में आती है, लेकिन सब पे किया जा सकता है। ठीक है, राउत साहब,
जी सर, आऊंगी आपके पास। सर आऊंगी मैं, दरअसल मैं यहाँ पे कानूनी पहलू को समझने की यहाँ कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमारे दर्शक भी चाहते हैं कि कोरोना के मद्देनजर हम लगातार चर्चा करते रहे हैं, लेकिन आज हम, क्योंकि हमारे पास वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा कानूनी रूप से हम समझे कि आखिर क्या कुछ आगे हो सकता है और किस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की अगर हम बात करें तो ये कोविड के हालात में ये कितना सार्थक और सफल दिख रहा है आपको, राउत साहब? मेरे हिसाब से जो 2005 का जो डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्ट है, उसको अगर कोई भी फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसका ड्यूटी किसकी है? ड्यूटी जो है गवर्नमेंट की है, सबसे पहले गवर्नमेंट की है। वो डायरेक्शन दे, कैबिनेट डायरेक्शन दे, उसको फॉलो अप करे। जो नहीं कर रहा है, इनके पास पुलिस है और उसको जो अगर नहीं कर रहा है उसको पनिशमेंट दिया जाए। नंबर 1, हम अगर वो एक्ट के हिसाब से चलेंगे तो हम तो पनिशमेंट देते रहेंगे, लेकिन यहाँ पेशेंट मरते रहेंगे। तो मेन चीज है, आपको जो एक्ट है वो बात की बात है, एक्ट तो 1000 एक्ट बनी है इंडिया में, लेकिन जो कानून के हिसाब से करना है। जैसे अमेरिका में 7 ओनली आर्टिकल 7 है, हमारे इंडिया में कितने आर्टिकल है, लेकिन फॉलो अप करने के लिए उसको जो गाइडलाइन बनाया गया, उसको फॉलो करने के लिए जो एक्ट बनाया गया, उसके मैनेजमेंट जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसको पनिशमेंट किया जाएगा। लेकिन तब तक क्यों जाएं जब आपको एज ए नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वी आर एजुकेटेड पीपल। केरला जो है PIL में नंबर 1 स्टेट है, क्योंकि वहाँ एजुकेटेड 99% 100% है। अगर दिल्ली की बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ऑल आर एजुकेटेड पीपल। यू शुड नो दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग द दिल्ली गवर्नमेंट, बिकॉज यू शुड वेरी वेल अबाउट द एक्ट ऑल्सो। अगर कोई भी गली का बच्चा को पूछे तो उसको पता है कि कौन क्या है, क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी जो आम आदमी पार्टी की अगर आई है, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, लेकिन हम कह रहे हैं कि आप जो वादा लेके आए थे लोगों का, वो काम करो। अभी मौका है, क्योंकि ये जो आपने जो भी आपके गवर्नमेंट काउंसिल जो कोर्ट में बयान दिया है उसको फॉलो अप करिए, अदरवाइज नहीं तो आपका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, सरकार की जनता की चुनी हुई सरकार है सर, और उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, मुझे भी मौका दीजिए। जी जी जी। लीगल एक चीज सर, आप 3 वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के लोग बैठे हैं सर, आप लोगों ने क्वांटिटी एश्योर कर दी सर। आपने क्वांटिटी एश्योर कर दी कि 30,000 बेड बन जाएंगे, उनकी क्वालिटी क्या होगी सर? आपने रेल के डब्बे में लोगों को लेटा दिया, उस गर्मी में कौन लेटेगा? आपने सत्संग के माहौल में आपने बेड लगवा लिए 10,000। अब गर्मी में बारिश होगी, बारिश में मच्छर होंगे, मच्छर के साथ ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, उसकी क्वालिटी कौन मेंटेन करेगा सर? वहां पे जो ऑक्सीजन जा रही है वो प्रॉपर है कि नहीं है? हेल्थ के मजाक है इस देश में। हेल्थ का आप गए कोर्ट में PIL में क्या है? एक सवाल मेरा प्रदीप जी से है सर। ठीक है, सवाल इस बात को लेकर है कि प्रदीप जी, सवाल इस बात को लेकर है। नीरज जी मैं आऊंगी, मुझे थोड़ा मैं आपको वक्त दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल प्रदीप जी से मेरा सवाल है कि जिस एक्ट की हम लगातार बात कर रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इसमें सरकार की क्या जिम्मेदारियां होती है? क्योंकि अगर पेशेंट को भर्ती किया, जिस बात का जिक्र भी राहुल जी कर रहे थे, उसको प्रॉपर इंतजाम उसके साथ नहीं है, व्यवस्था उसको ठीक से नहीं मिल पा रही है, ऐसे में किस तरह की जिम्मेदारियां सरकार की बनती है और क्या दिल्ली सरकार उस पर खरी उतर रही है क्या? नेहा जी, ऐसा है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, इसके तहत एक कमेटी बनाई जाती है जी। कमेटी में जैसे अगर नेशनल लेवल की बात करें तो चेयरमैन उनके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसी तरह अगर स्टेट की बात करें तो ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर होते हैं, उसके साथ साथ कुछ और लोगों के मिलके और एक कमेटी बनती है। देखना ये है, डिजास्टर मैनेजमेंट नाम अपने आप ही बता रहा है कि डिजास्टर कुछ हुआ। जब डिजास्टर हुआ, अब जैसे कि इंटरनेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसमें क्या है कि डिजास्टर मैनेजमेंट को हमारे यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी गाइडलाइंस आती हैं, और उन गाइडलाइंस को उन कंट्रीज को अलग अलग कंट्रीज को वहां से दी जाती हैं, और उसके बिहाफ पे जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो गाइडलाइंस दी कोरोना को डील करने के लिए, इसी तरह उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार कुछ गाइडलाइंस बनाती है। वो गाइडलाइंस सब स्टेट्स को, यूटीज को आगे कन्वे की जाती है कि आपको ये गाइडलाइंस। अब मैं उदाहरण के तौर पे आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अभी कुछ दिन पहले नीरज जी की सरकार इन्होंने डिसइंफेक्टेंट को लेकर कि स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट हो रहा था,
कहीं पे भी कहीं जापानी मशीन का वो बता रहे थे कि जापानी मशीन डिसइंफेक्टेंट को शायद डिप्टी चीफ मिनिस्टर की प्रेजेंस थी वहाँ पर कहीं पर जहाँ ये जापानी मशीन मंगाई, वो मैंने एक पीआईएल डाली हाई कोर्ट के अंदर। हमने हर्ष जी ने उस पीआईएल में ये कहा कि एक्चुअली जो ये डिसइंफेक्टेंट जो सड़कों को जो ये कह रहे थे कि कोरोना मर जाएगा, लेबर्स के ऊपर स्प्रे कर रहे थे, किसी मार्केट में जाके स्प्रे कर रहे थे, दुकानों पे स्प्रे कर रहे थे, ओपन स्पेसेस में स्प्रे कर रहे थे डिसइंफेक्टेंट्स को कि इससे कोरोना की संख्या, एक्चुअली वो हमने जब पीआईएल लगाई तो वो प्रोहिबिट था। आज सरकार को यही नहीं मालूम है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए, भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी करे, वो गाइडलाइंस को आपके पास पढ़ने की फुर्सत नहीं है। आपको ये नहीं पता कि आपने अपना पब्लिसिटी करने के लिए आप जाकर और जापानी मशीन दिखा दी, यहाँ दिखा दी। गरीब जनता बेचारी, कितनी जनता को ये पता है। हम ठीक है, हम इस प्रोफेशन में हैं, लॉ को जानते हैं अच्छे से, पढ़े लिखे हैं, हम लोग जानते हैं कि कहाँ पर क्या है। हमें पीआईएल लगाने की उसके बारे में जरूरत क्या? सरकार को चलो कोरोना एक सेकंड के लिए, एक सेकंड में इसके बारे में अभी बात नहीं कर रहा, लेकिन उस कोरोना को डील करने के लिए जो आपके एफर्ट्स हैं, जो प्रयत्न हैं आपके, काफी है। ठीक है हर्ष जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि आज क्वारंटीन की अगर हम बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, प्रधानमंत्री उसको 2 गज की दूरी कहते हैं, और लॉकडाउन के लिए कोई कानून नहीं है, क्या इसके कारण मामला बार बार कोर्ट में जाता है? क्या ये भी एक वजह है? और क्या अब इन विषयों पर कानून बनाने की भी जरूरत है क्या? आपको कहना बिल्कुल ठीक है। हम लोग चूंकि गाइडलाइंस जो WHO ने लिख के भेज दी, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर जो प्रोविजन बना दिए, नीरज जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जरूर इसको ध्यान दीजिएगा और अपनी गवर्नमेंट में बताइएगा भी। अगर आप WHO की गाइडलाइंस लें तो स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट ऑन रोड, पेडिस्ट्रियल प्लेस, कार्स, ह्यूमन बींग्स, इट इज प्रोहिबिटेड, बट वी आर डूइंग इट। सेंटेंस तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हम लॉयर्स हैं, हमने पढ़ लिया, सर्च करा, पढ़ा, देखा, देन वी फाइल पीआईएल। हम अगर पीआईएल फाइल ना करें और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली ने हमारी पीआईएल के सारे मैटर को आपकी जो बनाई हुई कमेटी है उसको भेजा है, डायरेक्शन ये दी है कि WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से क्या स्प्रिंकलिंग और डिसइंफेक्टेंट हो रही है। प्लीज अंडरस्टैंड, डिसइंफेक्टेंट इज अ पॉइजन, इट इज अ पॉइजन, maybe a mild quality which may not affect me as a human being as such, but yes, in a long run, or if I inhale it, it will affect me. धीरज जी आप भी डॉक्टर हैं, उसको ध्यान रखिए थोड़ा सा कि कम से कम जो गाइडलाइंस रिटन है, इट इज नॉट समथिंग विच यू हैव टू डिवाइड और डिसाइड। ठीक है, ठीक है। हम क्योंकि अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं, तो आप प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संक्षिप्त में कह दीजिए। नेहा जी मेरा कहना ये है कि जैसे हर्ष जी ने अभी बताया कि डिसइंफेक्टेंट से खाली आप जितना फायदा करना चाह रहे हैं उससे ज्यादा कहीं नुकसान हो रहा है। इससे कैंसर जैसी बीमारियां तक हो सकती है, इससे स्किन की बीमारी हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, और क्योंकि कोविड-19 रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ये सांस की प्रॉब्लम है, तो उससे WHO की गाइडलाइंस है जिसमें बताया गया है कि अगर स्प्रे करेंगे डिसइंफेक्टेंट का तो दैट में कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एज वेल। ठीक है राहुल जी, ये कितनी बड़ी समस्या है और क्या नहीं लगता कि इस पे भी नीति बनाने की जरूरत है दिल्ली सरकार को? बहुत संक्षिप्त में बोलिए सर। जी एक कंसंट्रेटेड एफर्ट करना जरूरी है। पीआईएल संज्ञान लेते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है, उसमें क्वांटिटी के साथ क्वालिटी होना जरूरी है। हवा में बातें करने से कि आप बेड बना दीजिए, बेड के बाद मरीजों को उस पर लेटा दीजिए, उससे जाने नहीं बचेंगी। अगर कोर्ट पीआईएल के संज्ञान लेता है तो क्वालिटी पे भी असर दे, क्योंकि कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा की बात नहीं होती, दवाइयों की बात नहीं होती, सिर्फ ऑक्सीजन और पल्स ऑक्सीमीटर लगाने से मरीज नहीं बचेंगे। आपको हेल्थ को एक होलसम और टोटालिटी में देखना जरूरी है, और अभी कौन देख रहा है? होम मिनिस्ट्री, एमपी और कोर्ट, डॉक्टर का उसमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर नीरज, अब सरकार की तरफ से क्या कुछ बेहतरी के लिए कदम उठाया जाएगा? नेहा जी थैंक यू, बहुत देर बाद मुझे मौका मिला है। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि मुझे कम से कम जो सारी जो बातें हुई, जो मेरे से बहुत सीनियर सब लोगों ने जो बताया, तो एटलीस्ट मुझे कुछ चीजों पे रिस्पॉन्ड करने दीजिएगा। बिल्कुल अपनी बात और प्लीज हाँ जी,
देखिए सबसे पहले मैं अपनी बात फिर से शुरू करते, सबसे पहले ये बोलना चाह रहा हूँ कि दिल्ली सरकार की जो हेल्थ और उसकी जो प्रेफरेंस है, जो स्वास्थ्य सेवाएं और पॉलिसी, इसके बारे में कमेंट करने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति लाई थी जब से ये मोहल्ला क्लिनिक और सारी चीजों पे हमने जब बात करना शुरू की पहली बार, और ये लगभग अब सभी स्टेट्स में धीरे धीरे फॉलो होने लगे। अब हम बात करते हैं कोरोना स्पेसिफिक पे। तो मैं, जैसा कि सभी लोगों ने अब एक बात कही कि हर बार कोई ना कोई पॉलिसी बदल जाती है, तो देखिए आप लोगों से एक बहुत विनम्र निवेदन, मैं खुद एक डॉक्टर हूं, मैं एक सर्जन हूं, तो इसमें एक पॉलिसी, एक डेडलाइन, एकदम कोई ऐसी डाई हार्ड कोई ऐसी पॉलिसी आ भी नहीं सकती है। हर दिन कोई ना कोई एक इंप्रूवमेंट होगा, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। और पॉलिसी को एक पूरे नेशन वाइड में इम्प्लीमेंट करना, सर मुझे पूरा कंप्लीट कर लेने दीजिए, सर मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट है सर, मैंने आपको बिल्कुल नहीं रोका था। नहीं, सर, अगर आप नीरज जी ये कहते मुझे हैं कि पॉलिसी हर दिन चेंज होगी, तो यानी कि सरकार की बातों पे अब जनता विश्वास ना करे ना, क्योंकि आज आप कुछ कह रहे हैं, कल कुछ और कहेंगे, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। ICMR से लेकर के जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, जितनी भी रिसर्च वाली जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो दिन रात काम कर रही हैं और हर दिन कोई ना कोई तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी मेडिसिन, कौन सी पॉलिसी हमारे देश के लिए, हमारे नेशन के लिए सूटेबल होगी, क्योंकि हमारे यहाँ की सर्कमस्टेंसेस अलग है। हमारे यहाँ लोगों कम से कम उनको ये तो तय हो पाए कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। अगर उनकी तबीयत खराब है तो उन्हें इंतजाम करवाइए, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाइए। कम से कम जो चीजें आप कर सकते हैं, आपकी सरकार कर सकती है, उस ओर तो कदम बढ़ाइए, ताकि जनता भी कम से कम ये समझे कि उनकी जो चुनी हुई सरकार है वो उसके लिए कारगर कदम उठा रही है। आप कोरोना के बीच में आपने हर दिन ये न्यूज देखी और इवन आपने भी कवर की होगी, जिसमें हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक मेडिसिन का नाम आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो मेडिसिन के ऊपर में रिसर्च नहीं चल रही। तो इसी तरीके से जिस प्रकार से हर दिन एक अलग अलग मेडिसिन का नाम आ रहे हैं, क्योंकि उन पर रिसर्च चल रहा है। मेडिसिन की नहीं, मैं WHO गाइडलाइंस की बात कर रहा हूँ। आप जो गाइडलाइन जो इंटरनेशनल लेवल पे माना, मैं मेडिसिन की बात नहीं कर रहा। मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन जब नहीं आएंगी तो हम मानेंगे उनको, लेकिन जो गाइडलाइंस दिक्कतें हैं जो दिल्ली सरकार दूर कर सकती है, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। कम से कम वहां तो कदम उठाइए। चलिए बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल आज हमने लोकतंत्र में बात की कि किस तरह से देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का हाल बेहाल है और किस तरह से सरकार वक्त वक्त पर अपनी पॉलिसी को चेंज करती जा रही है। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दिक्कतें दिल्ली वासियों को हो रही है और कब तक ये होगी ये कहना मुश्किल है। और ऐसे में जाहिर तौर पे अब वक्त आ गया है कि अब दिल्ली वासियों को कम से कम इस तरह की दिक्कत ना हो, उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए अब दिल्ली सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।